जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों के ही जो एडिटोरियल है उस पर नज़र डालते हैं और द इंडियन एक्सप्रेस के पूरे पेपर पर हम नज़र डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम 22 जनवरी का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आइए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन पर आते हैं इंडियन एक्सप्रेस के। इसमें जो पहला आर्टिकल है ये सेंसेक्स के बारे में बात कर रहा है। सेंसिटिव इंडेक्स इसके बारे में बात कर रहा है। सेंसेक्स जो है ये 50,000 पार चला गया था। ठीक है, तो इसलिए बहुत बड़ी न्यूज़ है और ख़ासकर उस समय में जहाँ पर रिसेशन जो है ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या है, तो कुछ कारण जो है वो हम देखेंगे जिससे कि इकोनॉमी किस तरीके से फंक्शन करती है वो भी आपको समझ में आएगा। प्लस क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए है, तो ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये वाला एडिटोरियल अगर हम देखते हैं तो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करते हैं एडिटोरियल पेज की और आइडियाज़ पेज की, तो यहाँ पर तो क्रिकेट के बारे में बात की जा रही है जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर आपको क्रिकेट में दिलचस्पी है कि विराट कोहली जो है वो सर्वश्रेष्ठ है या रहाणे जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, तो आप ये जो एडिटोरियल है उसको पढ़ सकते हो। चाय पे चर्चा अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हो। बाकी यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये वाला एडिटोरियल, तो ये एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो है उसके बारे में बात कर रहा है। देखिए, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के बारे में हमारा जो पिछला इकोनॉमिक सर्वे है उसमें भी बात की गई है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के ज़रिए जो गवर्नमेंट क्या करती है, जो प्राइजेस है वो इंक्रीज़ नहीं होने देती है। इसके वजह से भी काफ़ी नुकसान जो है वो झेलना पड़ता है हमारे देश को। उसके वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वॉल्व नहीं होता है और उसकी वजह से जो वेल्थ क्रिएशन है वो नहीं होती है। तो इस एडिटोरियल को हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम ये वाला एडिटोरियल देखते हैं तो ये वाला एडिटोरियल हमारे जीएस पेपर 4 के लिए खासकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसी भी हम डिटेल में देखेंगे। ये वाला अगर हम देखते हैं तो हायर एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है, तो इस एडिटोरियल को भी देखेंगे। अगर हम ये एडिटोरियल की बात करते हैं तो अगेन यहाँ पर जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें इंपॉर्टेंट ये फार्मर्स के बारे में एडिटोरियल बात कर रहा है। अगर हम बात करते हैं द हिंदू की, तो इसमें ये वाला एक जो एडिटोरियल है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला एडिटोरियल ऑलरेडी इंडियन एक्सप्रेस जो है उसमें हमने कवर किया था। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है और जुडिशरी है, तो क्या जुडिशरी एनक्रोच कर रही है एग्जीक्यूटिव में। मतलब जुडिशरी जो है उसके पास कौन कौन सी पावर्स होती है, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल रिस्ट्रेन। ये टर्मिनोलॉजीज जो है वो हमने ऑलरेडी पॉलिटी में पढ़ी हुई है। अब जुडिशियल रिव्यू ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म ठीक है, जुडिशियल ओवररीच जो है क्या हमें ये देखने को मिल रहा है, इसके बारे में एडिटोरियल बात कर रहा है जो कि हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ था, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा। अगर हम बात करते हैं ये वाले एडिटोरियल की, तो बलवंत सिंह, इनको यहाँ पर फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर, मतलब जो हमें देखने को मिला था, कांड देखने को मिला था, सेंटेंस किया गया है टू डेथ इन 2007 बाय द स्पेशल सीबीआई कोर्ट। तो मर्सी पिटिशन जो है उसके बारे में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए, हम न्यूज़पेपर में जिस तरीके का एडिटोरियल आया है उस पर नज़र डालते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि किस तरीके से आपको न्यूज़ पढ़नी होती है, कौन सी चीज़ें हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो चलिए न्यूज़पेपर पर चलते हैं। तो स्वागत है आप सभी का इस न्यूज़पेपर में द हिंदू के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, केस टू डिस्पोज ऑफ मर्सी पिटिशन स्विफ्टली। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब हम देखते हैं इस केस के बारे में, तो बलवंत सिंह रजौना, फॉर्मर पंजाब मिनिस्टर बिंट सिंह एसेसिन, सेंटेंस टू डेथ इन 2007 जो है उसमें यहाँ पर सेंटेंस बाय द स्पेशल सीबीआई कोर्ट। मर्सी पिटिशन जो है फाइल की गई थी। ठीक है, और 2019 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उन्होंने लेटर भेजा पंजाब गवर्नमेंट को टू कम्यूट डेथ सेंटेंस। यहाँ पर क्या बोला गया है, टू कम्यूट द डेथ सेंटेंस, है ना। और इन्होंने क्या बोला है, इट इज सेड इट हैड टेकन, क्या बोला है यहाँ पर, इट हैज सेड दैट इट हैड टेकन एन इन प्रिंसिपल डिसीजन। क्या बोला गया है, इन प्रिंसिपल डिसीजन कम्यूट करने के लिए डेथ सेंटेंस को ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर के रूप में। ह्यूमैनिटेरियन, गुरु नानक देव जो है उनकी एनिवर्सरी यहाँ पर सेलिब्रेशन, तो ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर जो है उसके रूप में हम यहाँ पर कम्यूट कर रहे हैं सेंटेंस को। मतलब आप समझ रहे हो, जैसे हमने क्या पढ़ा हुआ है प्रेसिडेंट चैप्टर में, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है टू पार्डन, कम्यूट, रिप्राइव, रिस्पाइट, है ना।
लेकिन यहाँ पर आप बोलोगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जी हाँ, राष्ट्रपति को एक्ट करना पड़ता है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब इनडायरेक्टली जो पिटिशंस है वो यहाँ पर होम मिनिस्टर जो है वो इसके बारे में देखती है और वो इसके बारे में बताती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब देखिए ये जो डिसीजन है कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड बिकॉज द कैबिनेट डिड नॉट सेंड द फाइल टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को भेजना पड़ता है ना, फिर राष्ट्रपति की यहाँ पर मुहर लगती है ना। तो अब यहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट जो है उसके बारे में यहाँ पर चीज़ें हमें देखने को मिलती है। देखिए बहुत आपको क्वेश्चन जो है इस पर आ सकता है कि कैपिटल पनिशमेंट जो है क्या उसको खत्म कर देना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होता है। देखिए क्या है कि कैपिटल पनिशमेंट जो है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में दी जाती है ना। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे इट इज़ टाइम टू एंड, है ना, इट इज़ टाइम टू एबॉलिश द डेथ पेनल्टी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे डेथ पेनल्टी क्या हमें खत्म कर देनी चाहिए। तो एक इंसान जो है उसको अगर हम मार रहे हैं मतलब क्या है, उसका अधिकार जो है वो हम छीन रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अधिकार जो है जीने का वो हम छीन रहे हैं। जीने का अधिकार कहाँ मिलता है, हमारे आर्टिकल 21 में हमें देखने को मिलता है कि हर इंसान को जीने का अधिकार है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो डेथ सेंटेंसेस है, ठीक है, इंडिया फिगर्स अमंग 56 नेशंस इन द वर्ल्ड जिन्होंने डेथ पेनल्टी जो है उसको रिटेन किया है ना। और अगर हम 142 देखते हैं तो उन्होंने एबॉलिश कर दी है या फिर प्रैक्टिस जो है वो नहीं करते हैं। 2019 की अगर हम बात करते हैं तो श्रीलंका जो है उन्होंने यहाँ पर 4 डिकेड लॉन्ग जो कैपिटल पनिशमेंट है उसको यहाँ पर खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसलिए बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, इंडिया की जब हम बात करते हैं तो 102 कन्विक्ट जो है उनको डेथ सेंटेंस अवॉर्ड की गई 2019 में। जो टोटल नंबर है ऑफ डेथ रो प्रिजनर्स 378, ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, बहुत लंबी प्रोसेस होती है क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में डेथ पेनल्टी दी जाती है। अब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस क्या है, तो उसके लिए भी हमें अलग अलग केसेस देखने को मिलते हैं। अब शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो एक टाइम पर ऐसा था कि ऐसे क्राइम जो बहुत ही ज़्यादा हीनियस हो, बहुत ज़्यादा बुरे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई गरीब इंसान है, ठीक है, अगर कोई बहुत गरीब इंसान है उसको खाने की सहूलत नहीं है और अगर वो जाता है कहीं पर ब्रेड चोरी करने के लिए और अगर वो ब्रेड चोरी करते हुए जो दुकान वाला है उसका वो मर्डर कर देता है, फिर यहाँ पर भी जो मर्डर है वो तो हुआ है, करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो रेप होते हैं, है ना, जो रेप हुआ है, रेप में अगर कोई बहुत ही बुरी तरीके से रेप किया जाता है या फिर मार दिया जाता है, तो दोनों ही जगह पर जो मर्डर है वो हुआ है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही हीनियस क्राइम कौन सा रहेगा, तो जो रेप होने के बाद जो मर्डर किया गया है, तो यहाँ पर डेथ सेंटेंस कैपिटल पनिशमेंट जो है किसको दी जाएगी, जो रेपिस्ट है और मर्डरर है उसको दी जाएगी, है ना। तो इस तरीके से, लेकिन बाद में प्रॉब्लम ये भी आ रहा था कि हर व्यक्ति के हिसाब से जो हीनियस क्राइम है वो चेंज हो सकता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस जो डिफाइन नहीं है तो हर इंसान के हिसाब से चेंज हो सकते हैं। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि गलती से जो कैपिटल पनिशमेंट दे दी गई है और वो उसको जब मार दिया गया है उसके बाद पता चला है कि यार इतना इसने क्राइम जो है वो नहीं किया था। ऐसी भी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है, समझ रहे हो आप। तो अब यहाँ पर जो हमने देखा था, मतलब जो चीज़ हमने यहाँ पर देखी थी कि क्या हमें अब डेथ पेनल्टी जो उसको एबॉलिश कर देना चाहिए, तो अब इसमें हमें देखने को मिलता है कि प्रॉब्लम जो है डेथ पेनल्टी का उसमें क्या है। देखिए डेथ पेनल्टी जो है वो यहाँ पर एरर रिडन है। अगर कोई आपकी गलती होती है, जैसे आपने अगर आपकी गर्लफ्रेंड पर चिल्ला दिया, आपकी गर्लफ्रेंड ने आप पर चिल्ला दिया, तो वो क्या है, वो आप सॉरी बोल सकते हो, वो आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। लेकिन एक बार अगर डेथ पेनल्टी दे दी गई फिर उसके बाद आप उसको फिर से रेक्टिफाई नहीं कर सकते हो, है ना। और यहाँ पर माना गया है कि इट हैड एरर्ड इन 15 ऑफ देम, मतलब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने 60 डेथ सेंटेंसेस दिए हैं, उसमें से 25% डेथ सेंटेंसेस में उन्होंने एरर किया है, ऐसा माना है। अब यहाँ पर फिर से लाइफ जो है फिर से वापस लाई जा सकती है क्या, बिल्कुल नहीं लाई जा सकती है। तो इन शॉर्ट हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो डेथ पेनल्टी है अगर वो हम देते हैं तो उससे क्या होगा, उससे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो लोग हैं उनमें खौफ रहेगा कि यार डेथ पेनल्टी है तो फिर यहाँ पर बहुत बुरा हो सकता है, तो हम ये क्राइम ना करें, है ना। और उसी के साथ साथ ये भी हो सकता है कि जो इस तरीके से मर्डर्स होते हैं तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर जो रेप है उसको अगर डेथ पेनल्टी देते हैं, ठीक है, उसको अगर हम डेथ पेनल्टी देते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर जो रेप करने वाले हैं वो क्या करते हैं, वो लड़की को मार देते हैं जिससे कि ये लड़की जो है वो बताए ना और उनको डेथ पेनल्टी जो है वो ना हो, समझ रहे हो आप। मतलब यहाँ पर अगर डेथ पेनल्टी ना हो तो हो सकता है कि यहाँ पर जो मर्डर है वो काबू में आ जाए, वो रोका जाए।
तो ऐसा यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट्स है वो हमें अलग अलग इसमें देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स है वो न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल्स में दिए गए हैं उस पर बेस्ड मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आप ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं यहाँ पर जो दिए गए हैं, इसे सहमत भी हो सकते हो या असहमत भी हो सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, तो यही चीज़ आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। तो इस पर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हमें डेथ पेनल्टी जो है वो रखना चाहिए या निकाल देना चाहिए, एबॉलिश कर देना चाहिए, तो इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। फिर यहाँ पर अगर हम आते हैं तो अगेन एग्रीकल्चर के बारे में बात की जा रही है। अगेन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ये अमेरिकन यहाँ पर व्हाट्सएप की प्राइवेसी, इस सब के बारे में बात हो रही है। तो इस तरीके से हमें टोटल द हिंदू जो है उसमें एक ही एडिटोरियल जो है वो काम का लगता है, और वो हालांकि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर शॉर्ट में उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये वाला जो एडिटोरियल है ये मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, और आपको कमेंट सेक्शन में, अब आपके हवाले कमेंट सेक्शन है, तो अब आपको बताना है किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हो। तो चलिए बाकी के एडिटोरियल जो है उसको कवर करते हैं, लेकिन उससे पहले एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज लाए जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री कम्प्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री कम्प्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ जो पॉलिटी है कम्प्लीटली अवेलेबल है, एथिक्स अवेलेबल है, ज्योग्राफी चल रहा है, बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा पहुँचाएंगे। तो इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में एट 50,000। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सेंसेक्स जो है किस तरीके से, देखिए सेंसेक्स जो है उसका चढ़ना उतरना ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। मोस्टली ये इमोशनल तौर पर हमें देखने को मिलता है कि अगर कोई ऐसी न्यूज़ आ गई कि यार ज़बरदस्त सही हो रहा है, पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, तो सेंसेक्स जो है वो राइज होना शुरू हो जाएगा, है ना। सेंसेक्स राइज हो रहा है मतलब क्या, लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, लोग जो है उनको भरोसा हो रहा है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको रिटर्न्स जो है वो हाई मिलेंगे। तो ये कैसे होगा, अगर मैं बोलूँ लॉकडाउन लगा दिया गया है, अब कोई भी चीज़ बिकी नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, मतलब लोग जो है वो कम इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन वही अगर मैं बोलूँ कि हाँ अब लॉकडाउन खुल गया है, अब आप ये खरीद सकते हो, वो खरीद सकते हो, तो फिर क्या होगा, लोगों के सेंटिमेंट्स हाई हो जाएंगे, एकदम लोग जो है वो खरीदना शुरू कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर 40,000, 41,000, फिर उसके बाद 42,000, है ना। यहाँ पर क्या हुआ था, इसने अनाउंस किया था हाई इफिकेसी वैक्सीन की, तो देखिए बढ़ गया वैक्सीन जो है ये मार्केट को फर्दर लिफ्ट करेगा, तो ये यहाँ पर जो है वो स्ट्रांग हो गया, स्ट्रांग एफपीआई इनफ्लो आया है ना। तो इसकी वजह से और यहाँ पर बढ़ गया। यहाँ पर आया कि आरबीआई ने कहा कि जीडीपी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी 7.5% से, है ना। अब यहाँ पर जो प्रीवियसली प्लान किया गया था वो था -9.5, लेकिन अब यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ है कि 9.5 इतना कम नहीं, 7.5 से कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो और यहाँ पर बढ़ गया। फिर उसके बाद वैक्सीन जो है वो एफपीआई इनफ्लो को और ज़्यादा बढ़ाएगा, ऐसा आया तो और ज़्यादा बढ़ गया, है ना। फिर उसके बाद यूके ईयू यहाँ पर ब्रेग्जिट डील जो है वो अनाउंस की गई और कोविड रिलीफ प्लान से किया गया, तो और यहाँ पर बढ़ गया। फिर ऐसे करते करते जियो बिडेन जो है वो आ गया, उन्होंने ओथ ले ली, उन्होंने कहा कि हाँ अब यहाँ पर मैं बहुत सारे जो प्लान है वो एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, तो भैया 50,000 ही क्रॉस कर गया, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो, जहां पूरी दुनिया में से कहीं पर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो सेंसेक्स जो है वो हाई जाता है। तो अब यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सेंसेक्स हाई गया है, तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन ऑफ पावर है ये सबसे बड़ा माना जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स में जो बिडेन आया है इसकी वजह से क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप की जो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज थी, मतलब अमेरिका फर्स्ट तो थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव हो गया था, तो ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा है बिडेन, उसकी वजह से क्या हो रहा है, अब यहाँ पर सेंसेक्स जो है वो हाई जा रहा है। स्ट्रॉन्ग कैपिटल इनफ्लो जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, लो इंटरेस्ट रेट जो है ये देखने को मिल रहा है, जिससे कि लोगों को सस्ते दामों पर, ब्याज दरों पर यहाँ पर चीज़ें मिलेगी, जिसकी वजह से लोग जो है ज़्यादा खरीदी करेंगे, तो इससे क्या होगा, मार्केट बूम करेगा, है ना। स्ट्रॉन्ग एफपीआई इनफ्लो जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमारा सेंसेक्स जो है वो हाई जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्टिमिज्म क्या है फ्यूचर के लिए, कि वह फ्यूचर में भी हम यहाँ पर मान सकते हैं कि हाँ जो ऑप्टिमिज्म है, सही चीज़ है, वो हमें देखने को मिल रही है। तो कोविड-19 नंबर जो है उसमें शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है, वैक्सीनेशन जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है, पॉजिटिव ग्रोथ जो है थर्ड क्वार्टर में कंपनीज की वो हमें देखने को मिल रही है, जो डिमांड है स्टील की, सीमेंट की, रियल इस्टेट की, वो यहाँ पर बढ़ रही है। फिस्कल स्टिमुलस जो है बजट में वो जो 1 फेब को आने वाला है उसमें ये समझा जा रहा है, जैसे निर्मला सीतारमण ने बोला है कि हाँ ये जो बजट आने वाला है अब तक आपने कभी नहीं देखा होगा, खतरनाक बजट है रे बाबा, ज़बरदस्त बजट है, तो मतलब फिस्कल स्टिमुलस आ रहा है ना बजट में, तो ये एक है। फिर उसके बाद इंप्रूवमेंट जो है ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट में नया प्रेसिडेंट आने की वजह से, तो मतलब एक पॉजिटिव वेव जो है वो हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि हाँ अब यहाँ पर कुछ ज़बरदस्त होने वाला है, तो यहाँ पर सेंसेक्स जो है वो हाई जा रहा है।
लेकिन क्या ये कंटिन्यू रहेगा? देखिए क्या है, ऐसा माना जा रहा है जैसे ही इन्फ्लेशन हाई जाएगा, इन्फ्लेशन हाई जाने के बाद जो यूएसए है वहाँ पर हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अपनाई जाएगी। मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाई कर दिए जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, लोग जो है यहाँ से पैसा निकाल निकाल के वहाँ जाएंगे। मतलब अभी एफपीआई इन्फ्लो जो है वो इंडिया में आ रहा है, लेकिन ये निकाल कर अगर फिर से यूएसए में वो लेकर जाते हैं तो फिर क्या होगा, यहाँ पर शॉर्टफॉल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा मार्केट जो है वो डाउन आ सकता है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फेब में वहां तक तो मार्केट जो है वो हाई जाएगा, तो इन्वेस्ट कर दो, जबरदस्त मजा आने वाला है। तो समझ में आ गया आपको? अब हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर शॉर्ट इन द डार्क, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है, शॉर्ट इन द डार्क। अब देखिए यहां पर क्या है, जो वैक्सीन है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, उसी के साथ साथ हमारे जीएस पेपर 4 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? अब फर्ज कीजिए कि कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप है, ठीक है, यहाँ पर हस्बैंड है, वाइफ है, तो पर्टिकुलर रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। क्या देखने को मिलता है? ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। मतलब यहाँ पर पारदर्शिता रहना चाहिए और भरोसा रहना चाहिए एक दूसरे पर, है ना? तो यही चीज जो है हमें सरकार के लिए भी देखने को मिलती है। सरकार पर भी अगर हमें ट्रस्ट है, सरकार के लिए भी अगर ट्रांसपेरेंसी है, तो अपने आप चीजें जो है वो सही होगी, है ना? तो मतलब अगर सही हमें गवर्नमेंट को चलाना है, सही ढांचा बनाना है, ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस मतलब क्या है, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो ओपन मैनर में एक्ट करे, मतलब सिटीजन्स को सारी चीजें बताए, सिटीजन्स को अपने डिसीजन जो है वो बताए कि हमने क्यों डिसीजन लिए हैं ये बताए। ट्रांसपेरेंसी के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन पब्लिक डोमेन। मतलब पब्लिक डोमेन जो है, मतलब वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन, सारे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाना, है ना? यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है उसके बेसिस पर यहाँ पर फाइनल डिसीजन क्यों लिया गया है वो सारी चीजें जनता को पता रहे। ट्रस्ट जो है ये फाउंडेशन है जिस पर यहाँ पर पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो है वो बिल्ड किए जाते हैं। ट्रस्ट जो है वो अर्न किया जाता है अपने प्रोमिसेस रखकर। अगर किसी ने बोला कि मैं यहाँ पर ये कर दूंगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर जो प्रोमिसेस अगर फुलफिल हो रहे हैं तो ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप होता जाएगा। ट्रस्ट जो है पुलिस सर्विसेज में ये यहाँ पर डिफरेंट हो सकते हैं कि किसी को पुलिस के इसमें अलग कोई एक्सपीरियंस आया हो, किसी को पुलिस के बारे में अलग एक्सपीरियंस आया हो। जैसे मैं मेरा अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस आया है। जैसे मैं मुंबई में कुछ काम से जा रहा था और उस टाइम पर ऐसा था, स्ट्राइक चल रही थी, जिसकी वजह से कोई भी कैब वाले कोई भी नहीं मिल रहा था, तो मुझे पैदल जाना पड़ रहा था वहाँ तक। और पैदल जब मैं जा रहा था उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि मेरी जो आइडेंटिटी कार्ड है उसका जेरोक्स जो है वो ज़रूरी था, उसका जो जेरोक्स है वो लेना ज़रूरी था, और कोई भी शॉप खुली नहीं थी उस दिन। तो मैं पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन में उनको ऐसा ऐसा बताया कि ये बहुत अर्जेंट है, इतना मुझे दूर जाना है और मुझे ये जो जेरोक्स है वो भी चाहिए, कोई दुकान खुली नहीं है। तो उन्होंने मुझे जेरोक्स भी दिया और उन्होंने मुझे छोड़ कर भी आए। तो मुझे ऐसा एक्सपीरियंस आया है, हो सकता है किसी और को कोई बुरा एक्सपीरियंस आया हो, है ना? तो ये डिफरेंट हो सकता है। इवन जुडिशरी की अगर हम बात करते हैं तो जुडिशरी के लिए भी यहाँ पर डिफरेंस हो सकते हैं, और सिर्फ जुडिशरी नहीं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट, इसमें भी यहाँ पर डिफरेंस जो है वो देखने को मिल सकता है ना? और ये जो चीज़ है, इंटीग्रिटी ऑफ द पीपल यहाँ पर इन्फ्लुएंस करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की वो रहती है गवर्नमेंट के ऊपर, है ना? अब देखिए अगर आप देखोगे तो ओपन डायलॉग के लिए हमारे पास कोई एडुकेट प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर ओपन डायलॉग हो सके, जहां पर जो जनता है वो पूछ सके, जहां पर जनता को उनके जवाब मिल सके। जो इंपॉर्टेंस है ट्रांसपेरेंसी की और ट्रस्ट की गवर्नेंस में, वो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो किसी और के डिसीजन इन्फ्लुएंस में आकर डिसीजन तो नहीं ले रही है। ये भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट, देखिए एक एक वर्ड जो है ना, यहाँ पर एक एक सेंटेंस जो है जीएस पेपर 4 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो आप? नेशनल इंटरेस्ट, हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करते हैं, ट्रस्ट प्रमोट करते हैं इन दी गवर्नेंस। हमें यहाँ पर क्या है, पब्लिक स्पेस कल्टीवेट करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, हेल्दी डायलॉग्स करने की जरूरत है। अब देखिए कहीं कहीं पर बहुत सारे गवर्नमेंट ऐसे ऑफिसेस है जहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल है ना? लेकिन फिर भी यहाँ पर ट्रस्ट जो है क्या वो मेंटेन हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इंटरनली क्या चल रहा है वो हमें पता ही नहीं है। हम यही समझते हैं कि हाँ ये तो हम समझ ही रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा जो करप्शन है वो तो चल ही रहा है, इसने इसको पैसे खिलाए, इससे सारी चीज़ें चल रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रस्ट है वो अवेलेबल नहीं है ना? यही चीज़ को अगर हम कनेक्ट करें यहाँ पर वैक्सीन से, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें वैक्सीन के बारे में तो यही चीज़ चल रही है। बहुत सारे लोगों के मन में डर है कि वैक्सीन जो है वो सही है या नहीं है, क्योंकि जो डेटा है वही अवेलेबल नहीं है ना? रेगुलेटरी अप्रूवल जो दिया गया है यहाँ पर, ट्रांसपेरेंसी जो है वैक्सीन की, वो यहाँ पर खारिज हो रही है। जो डेटा अवेलेबल है वही यहाँ पर नहीं है, सेफ्टी कितनी है, इफिकेसी कितनी है अप्रूव्ड वैक्सीन की, है ना? तो इसमें यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। जनता को अगर आपको ट्रस्ट दिलाना है तो सारी जो प्रोसेस है उससे आपको गुजरना तो पड़ेगा ना।
यही नहीं हो रहा है, इमरजेंसी में अप्रूव कर दिया गया, क्या उसकी इफिकेसी है, क्या उसके साइड इफेक्ट्स है, कुछ नहीं बताया जा रहा है। दो चार इन्फ्लुएंसर्स को खड़ा करके हाँ मैंने इंजेक्शन लिया, मुझे पहले बहुत दुख लग रहा था, बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा, यही सारी चीजें हो रही है ना। इवन दो गवर्नमेंट जो है उन्होंने क्लैरिफिकेशन इशू किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशंस है जो अवॉइड नहीं की जा सकती है। जो ऑफिसेस है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, ड्रग्स कंट्रोल जनरल इंडिया, है ना, वो भी यहाँ पर अपना रोल जो है अप्रोप्रिएटली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर देखा गया है। अगर आपको याद होगा जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा गया था 2020 की यूपीएससी में कि जो WHO है उसका क्या रोल रहा है कोविड के दौरान, वो आप बताइए। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहां पर आते हैं नेसेसरी नॉट एसेंशियल। ये जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यहां पर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बारे में बात की जा रही है। देखिए यहां पर टाइम चेंज, इकोनॉमीज इवॉल्व, है ना, लेकिन यहां पर जो चीजें चल रही है वो यहाँ पर इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एयर कॉर्पोरेशन एक्ट 1953 आया था, रिपेल कर दिया गया 1994 में, है ना। मतलब ऐसे जो एक्ट्स हैं वो आते हैं, हम ज़रूरत के हिसाब से एक्ट लेकर आते हैं कि उस टाइम पर उस एक्ट की ज़रूरत थी, लेकिन फिर उसके बाद जब उस एक्ट की ज़रूरत नहीं होती है तो उस एक्ट को रिपेल जो है वो भी कर दिया जाता है। अब अगर हम एक एक्ट देखते हैं, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ठीक है, ये पहले लाया गया था, फिर उसके बाद इसमें जो 1955 है ये इसमें हमें एक्चुअल में देखने को मिलता है अच्छे तरीके से, और फिर अभी भी ये कंटिन्यू होता हुआ हमें देखने को मिलता है। इसमें अलग अलग कमोडिटीज ऐड की जाती है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्या है ये आपको पता होगा। मतलब जो भी एसेंशियल कमोडिटीज है उसके दाम जो है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़ाए जाए, वो उसके दाम जो है वो स्टेबल रखे जाए, इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो अगर उसमें लेकर आती है तो गवर्नमेंट उसके दाम जो है वो फिक्स कर सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर जैसे व्हीट है उस, ठीक है, अगर वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में है तो फिर उसके जो दाम है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट उसको फिक्स करेगी। ठीक है, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑर्डिनेंस के तहत हमें देखने को मिला था। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 269 यूनियन गवर्नमेंट को पावर मिल रहे थे कि वो स्टेट लिस्ट में जो आइटम्स दिए गए हैं हमारे 7th शेड्यूल 7th अपना जो लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स है जिस पर एक्सक्लूसिवली केंद्र सरकार लॉज बना सकती है, स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स है जिस पर एक्सक्लूसिव लिस्ट राज्य सरकार लॉज बना सकती है, कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स है जिस पर एक्सक्लूसिव दोनों ही लॉज बना सकते हैं। तो ऐसे सिनारियो में पहले के कुछ टाइम में ओनली फॉर 5 ईयर्स कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ पर जो केंद्र सरकार है उनको अधिकार मिले थे कि हाँ भैया थोड़ी बहुत छेड़खानी आप स्टेट लिस्ट में कर सकते हो। उसी दौरान 1955 में हमें देखने को मिलता है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, है ना, जिसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दी गई कि हाँ भैया अब यहाँ पर सेंटर जो है वो भी कर लेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, इसमें देखिए इतने सारे आइटम, सीरियल्स, पल्सेस, शुगर, गुड़, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है। हालांकि अगर अभी आपने देखा होगा एग्रीकल्चर जो यहाँ पर एक्ट लाए गए हैं इसके तहत बहुत सारी चीज़ें जो है वो बाहर निकाली गई है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके अंडर में, और गवर्नमेंट जो है वो कभी भी उसको वापस डाल सकती है। अभी भली बाहर निकाल ली हो, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें बाहर निकालने के बावजूद गवर्नमेंट ने जो है एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। मतलब गवर्नमेंट अगर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में नहीं भी रख रही है फिर भी यहाँ पर बैन कर रही है, तो ये प्रॉब्लम जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये बेसिकली मैंने लाया क्यों है, हम यहाँ पर फिर से इकोनॉमिक सर्वे में इस चीज़ को देखने ही वाले हैं, लेकिन मैंने सिर्फ शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करने के लिए आर्टिकल लाया है कि देखो भाई साहब चलता कैसा है। ठीक है, समझ रहे हो। ओवर द टाइम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐड भी की गई, बहुत सारी चीज़ें जो है वो सब्सट्रैक्ट भी की गई, तो इस तरीके से हमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है वो चलता हुआ देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। फिर से हम इकोनॉमिक सर्वे जो है इसमें सारी चीज़ें देखने ही वाले हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है आफ्टर द ऑफर लेटर। ये हमारे जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी 2020 जीएस पेपर 2 में। तो यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें क्या स्ट्रक्चर लाया गया है, किस तरीके से काम हो रहा है, हायर एजुकेशन के लिए क्या किया जा रहा है। तो अगर हम बात करते हैं हायर एजुकेशन के लिए पॉलिसी, देखिए पहले भी एजुकेशन के लिए पॉलिसीज आई है, ठीक है, पहले भी पॉलिसी लेकर आए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है उसका बहुत मुश्किल होता है। पॉलिसीज लाना क्या ये बहुत मुश्किल है जी नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पॉलिसीज है यहाँ पर जो फॉल्टी इम्प्लीमेंटेशन है उसकी वजह से ज़्यादा यील्ड नहीं कर पाई। देखिए बहुत सारे प्रोविजंस है पॉलिसी में जिससे कि हम क्वालिटी जो है हायर एजुकेशन की वो इंप्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम इंटरनेशनलाइजेशन जो है हायर एजुकेशन का वो हाईलाइट किया गया। मतलब अब यहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस जो है इंडिया में, आईबीसी जो है इंडिया में, उससे ओपन करने की बात की गई है। 100 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ उनको इन्वाइट करके इंटरनेशनल ब्रांच कैंपसेस वो यहाँ पर लाए जाएंगे। तो आईबीसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बिगेस्ट चैलेंज क्या है कि यहाँ पर कैंपस जो है इंडिया में स्टैब्लिश करना,
बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की वैसी पॉलिसीज़ ही अभी तक अवेलेबल नहीं है ना। मतलब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्टैंडर्ड है उसको यहाँ पर रेस करना पड़ेगा। टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ वो यहाँ पर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रही है कि हाँ हम यहाँ पर जो मतलब ऑपरेशनलाइजेशन बोलिए, कैंपस बोलिए इंडिया में, लेकिन किस तरीके से हमें यहाँ पर पहले खुद के रैंकिंग तो बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे ही क्या आ जाएंगे सब, ऐसे ही आ जाएंगे मुंह उठा के, नहीं, हमें हमारे रैंकिंग जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। ऐसी जो यूनिवर्सिटीज है आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टेट स्पॉन्सर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या होगा कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज को हम लेकर आएंगे, फॉरेन यूनिवर्सिटीज क्या करेगी, हाँ भैया बहुत अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब कुछ, और माल जो है, असली माल जो है, क्या वो इंडिया में रिटेन होगा? नहीं, वो तो फॉरेन कंट्री में चल जाएगा। ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है ना। तो इसलिए ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है। की इशू जो है इंटरनेशनलाइजेशन में वो है कि यहाँ पर प्रेफरेंसेस फॉर द सब्जेक्ट्स, जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ पर रिवॉर्ड मिले, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, ये यहाँ पर जनरली डू नॉट फिगर इन द इमेजिनेशन ऑफ डिसीजन मेकर्स, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर बेसिकली क्या है कि हमें यहाँ पर कुछ ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे, ऐसे यहाँ पर करिकुलम लाना पड़ेगा जो कि इंटरनेशनल लेवल का हो, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो। और अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है तो फिर फॉरेन कंट्री के लोग जो है वो आ सकते हैं, यहाँ पर उनको फ़ायदा जो है वो मिल सकता है। टॉप यूनिवर्सिटीज़ इंकरेज करते हैं उनके स्टूडेंट्स को कि अब्रॉड जाए और कुछ सेमेस्टर जो है वहाँ पर पढ़े, है ना। मल्टीपल कल्चर्स, सब्जेक्ट्स, यहाँ पर अलग जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हमारी घुल मिल सकती है ना। इंडिया जो है नो डाउट पोटेंशियल डेस्टिनेशन है, वो यहाँ पर अब्रॉड के स्टूडेंट्स यहाँ पर आए, पढ़े। और अगर हम स्टैब्लिशमेंट करते हैं आईबीसी का इंडिया में, तो वो यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो यहाँ पर बना सकती है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यहाँ पर मेंटेन किया जाता है बाय आईबीसी, वुड बी अट्रैक्टिव इनफ कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर आए, एक्सप्लोर करें, एक्सपीरियंस करें इंडियन एजुकेशन को और कल्चर को। लेकिन सवाल यही आता है कि अगर वो आते भी हैं तो क्या वो पूरा माल जो है वो इंडिया से बाहर लेकर चल जाएंगे? मतलब जो ब्रेन ड्रेन से ब्रेन गेन की फिलॉसफी पे तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि मोस्टली क्या हो रहा है कि यहाँ से जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो जा रहे हैं फॉरेन कंट्री में और वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो फिर किस तरीके से होगा? हमें यहाँ पर ब्रेन ड्रेन टू ब्रेन गेन की तरफ जाना पड़ेगा। मतलब ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है उससे निकल कर ब्रेन गेन अगर हम करते हैं तो हमें यहाँ पर ज़्यादा फायदा जो है वो मिल सकता है। अब यहाँ पर हम आते हैं क्या जो हमारा कोर्ट है वो इंक्रोच कर रहा है पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये हमारे जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर क्या होता है, जुडिशरी का अपना सेपरेट रोल है, एग्जीक्यूटिव का सेपरेट रोल है और लेजिस्लेचर का सेपरेट रोल है। अब एग्जीक्यूटिव क्या करता है? एग्जीक्यूटिव लॉज इंप्लीमेंट करता है। तो लॉज बनाता कौन है? लॉज बनाता है लेजिस्लेचर। यहाँ पर लॉज बनाने के काम होता है लेजिस्लेचर का। अब ये लॉज सही बना है या नहीं बना है, मतलब हमारा संवैधानिक बना है या नहीं बना है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, ये काम होता है जुडिशरी का। लेकिन अगर जुडिशरी जो है वो लॉज बनाने लग जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। क्यों वायलेशन है? क्योंकि लॉज बनाने की जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दी है? वो दी है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोगों को, मतलब जिनको हमने इलेक्ट करके दिया है। इससे तो हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है। अगर यहाँ पर अनइलेक्टेड लोग अगर लॉज बनाने लग जाएंगे तो फिर क्या ये हमारे लिए सही होगा? नहीं होगा। लेकिन कभी कभार जुडिशरी का लॉ बनाना इंपॉर्टेंट होता भी है। क्यों होता है? उसे हम कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। अगर लेजिस्लेचर असमर्थ है, अगर लेजिस्लेचर आपस में ही घुल मिल रही है, आपस में ही देख रही है, वो लॉज जो एसेंशियल लॉज है बना ही नहीं रही है, तो जुडिशरी को निकलना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पिछले इसमें, जब हमने देखा था कि अगर कोई महिला है, अगर वर्क प्लेस पर उस पर कोई दुराचार हो रहा है, अगर वो कोर्ट में आती है और बोलती है कि मेरे पर इस तरीके से वायलेशन हुआ है, ठीक है, मोलेस्टेशन हुआ है, तो यहाँ पर अगर कोई उस टाइम पर अगर कोई लॉ बना हुआ नहीं है वर्क प्लेस के लिए, तो क्या जुडिशरी ऐसा बोलेंगे नहीं नहीं पहले लेजिस्लेचर के पास जाओ, उनको बोलो लॉज बनाओ फिर हमारे पास आओ? नहीं, यहाँ पर जुडिशरी लॉ बना लेगी, है ना। विशाखा गाइडलाइंस, जुडिशरी लॉज बना लेगी। अब यहाँ पर क्या होता है, ये लॉज इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर जुडिशरी लेजिस्लेचर को छोड़कर अगर खुद सारे ही लॉज बनाने लग जाए कि नहीं भाई साहब ये जो है ये इसमें नहीं जाएंगे, आपको खड़े होना पड़ेगा, आपको 500 मीटर की दूर पर दारू की भट्टी लगानी पड़ेगी, ये सारे अगर जुडिशरी सारे ही अगर कानून बनाने लग जाए तो फिर यहाँ पर लेजिस्लेचर करेगा क्या? हवन करेगा, हवन करेगा, हवन करेगा, क्या करेगा? यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे ना। यहाँ पर क्या होगा, फिर जुडिशरी खुद ही जो रखवाला है हमारे संविधान का, वो यहाँ पर रक्षक की भक्षक बन जाएगा, है ना। जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, रक्षक की भक्षक बन जाएगा, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या जुडिशरी कर रही है, ये भी आप यहाँ पर समझ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आपको बतानी थी। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे न्यूज़पेपर पर। तो हम आ गए यहाँ पर फ्रंट पेज,
तो फ्रंट पेज में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो अगेन वही जो मतलब फार्मर्स है उसके बारे में, जो बजट है उसके बारे में। एक सिर्फ यहाँ पर हुआ है, सीरम इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पर फायर लग गई है, तो इससे रिलेटेड एक एथिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन निकल सकता है, केस स्टडी निकल सकती है। वही कि आप अगर आईएएस ऑफिसर हो कैसे आप टैकल करोगे, है ना, जो यहाँ पर आग लग रही है कैसे आप यहाँ पर टैकल करोगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पेज पर अगर हम देखते हैं तो कुछ नहीं है। फिर फोर्थ पेज उस पर भी कुछ खास न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर ड्रग्स से रिलेटेड एनसीबी यही हो रहा है, मतलब एनसीबी जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ऑफ ब्यूरो, उसके रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन आपको रहनी चाहिए। देन अगर फिफ्थ पेज देखते हैं तो वहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सिक्स पर भी एनसीबी यही सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल रही है। देन सेवेंथ पेज पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए। यही सब मतलब एमपीएससी जो है उसके बारे में बोलिए, मराठा कोटा जो है उसके बारे में बोलिए, ये सारी न्यूज़ जो है वो देखने को मिल रही है। बाकी फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगन वो पार्डनिंग, रिप्राइव, रिस्पाइट, उसी के बारे में चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन, एडिटोरियल आइडियाज पेज हमने देखा हुआ है। इकोनॉमी सेक्शन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सबसे पहले तो एक्सचेंज गिव अवे टू फ्यूचर रिलायंस रिटेल डील। तो फ्यूचर रिलायंस रिटेल डील क्या है ये आपको पता होगी, है ना, इसके बारे में ऑलरेडी देखा हुआ है। और इसको यहाँ पर क्या हुआ है, गो अहेड जो है वो मिल गया है, तो इससे रिलायंस जो है उसको यहाँ पर थोड़ा मतलब क्या बोलते रखते हैं ना, शेयर के रेट में आपको थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कॉस्ट ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ग्रीन बॉन्ड अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कॉस्ट ऑफ इशूइंग ग्रीन बॉन्ड जनरली रिमेंड हायर देन अदर बॉन्ड्स इन इंडिया, है ना, ये हमें देखने को मिलता है। तो क्या है, ग्रीन बॉन्ड जो है 0.7% ऑफ ऑल बॉन्ड यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो ये आपको बॉन्ड मतलब क्या होता है कि आपने कुछ खरीदा है उसके फेस वैल्यू पर और फिर उसके बाद आपको उस पर इंटरेस्ट जो है वो मिल रहा है, तो ये होता है बॉन्ड। और उसी के साथ एनवायरमेंट से रिलेटेड हो तो वो आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी जो है वो तो न्यूज़ कोई खास नहीं है, इसी तरीके की हमें देखने को मिल रही है। बाकी वर्ल्ड न्यूज़ अगर हम देखते हैं तो उसमें भी वही है ना, जो चीज़ें चल रही है, जो फिर उसके बाद जो बगदाद है उसमें बॉम्बिंग हुई है, सुसाइड बॉम्बिंग हुई है, तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये यूक्रेन में जो चीज़ें हो रही है, तो इस तरीके से हमें चीज़ें टोटल देखने को मिल रही है। तो आपको यहाँ पर मैप पर बगदाद, रशिया और उसी के साथ साथ इटली, ये सारी चीज़ें देखनी है, बस इतना आपको करना है, बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।